आर्थर मिलर। आर्थर मिलर एक कपड़े बेचने वाले का बेटा था, जिसने बचपन ही में तय कर लिया था कि इसने कुछ करना है। गरीबी के पिंजरे से निकलकर अपनी ज़िंदगी को ना एक पर्पस देना है, मकसद देना है। शुरू के सालों में आर्थर ने घरों में जाकर ब्रेड बेची। दिन को काम करता तो रात को पढ़ता। फिर एक वक्त आता है जब अमेरिका देखता है कि एक बड़ा ड्रामेटिस्ट पैदा हुआ है और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। मज़ीद इस वर्क में इस राइटर के मुतल्लिक जानने की कोशिश करते हैं। 17 अक्टूबर 1915 में पैदा होने वाला ये राइटर एक प्ले राइट, एसिस्ट और एक बेहतरीन स्क्रीन राइटर था। एक ज्यूइश के घर में पैदा हुआ। जिस जगह पैदा हुआ था उस जगह का नाम हार्लम था और ये हार्लम न्यूयॉर्क में है। इसके फादर जो पोलैंड से थे, इनका नाम एसिदर था, जबकि इसकी माँ का नाम अगस्टा मिलर था। ये न्यूयॉर्क की रहने वाली थी। मिलर का फादर एसिडर एक मिल ऑनर थे। वुमेन के लिए ना कपड़े बनाकर ये बेचते थे। इसकी मिल में 400 के करीब लोग काम करते थे। वक्त के साथ इसका फादर एक मालदार बिजनेसमैन बन जाता है। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर हालात होते हैं कि बिगड़ जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हालात जो है ना हमेशा एक जैसे नहीं रहते, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मिलर की फैमिली पर भी अप्स एंड डाउन्स आए और मिलर के पास अब तक सब कुछ था। एक अमीर बाप का बेटा बन चुका था मिलर। एक दिन ऐसा आया जब ये फैमिली दिवालिया हो गई। मिलर जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था, ये अब क्या करना शुरू हो गया। ये अब सुबह सुबह जब भी स्कूल जाता ना, तो जाने से पहले लोगों को ब्रेड बेचता था, क्योंकि गरीब हो गए थे तो इसी से घर का गुजारा कर रहे थे। अब ये दिवालिया क्यों हो गई थी फैमिली? क्योंकि 1929 में ना वॉल स्ट्रीट जो थी वो क्रैश हो गई थी। इस वजह से मिलर का जो फादर था वो बैंकक्रप्ट हो गया था। अब ये सारी फैमिली जब बैंकक्रप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, तो ये फैमिली न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नहीं, वो ब्रुकलिन में नहीं शिफ्ट हुई, बल्कि मिडवुड में शिफ्ट हो गई थी। एजुकेशन। 1933 तक मिलर अपनी हाई स्कूल एजुकेशन K4-10 से कंप्लीट कर चुका था। अब यहाँ तक मिलर का इंटरेस्ट ना जर्नलिज्म में बढ़ चुका था। इसके बाद मिलर अपनी ग्रेजुएशन मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करता है। मिलर की अपनी पर्सनल लाइफ पर एक नज़र देखी जाए तो मिलर अपनी लाइफ में 3 शादियाँ करता है। पहली शादी 1940 में होती है, फिर इसके बाद 1956 के बाद दूसरी शादी करता है। 1962 में ये फिर तीसरी शादी करता है। राइटिंग स्टाइल। हर राइटर का ना एक अलग किस्म का राइटिंग स्टाइल होता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। अब मिलर का राइटिंग स्टाइल क्या था? मिलर का राइटिंग स्टाइल में ना ख़ास एलिमेंट था। वो ख़ास एलिमेंट रियलिज़म का था। इसका मतलब है कि मिलर ने ना सोसाइटी को, माशरे को जिस अंदाज से देखा, उसी अंदाज से वर्क्स लिखे। जो भी सोसाइटी में देखा, जो भी सोसाइटी में हो रहा था, वो सारा का सारा देखकर उस हिसाब से वर्क्स लिखे। इसको हम रियलिज़म कहते हैं। इसके इस रियलिज़म की वजह से इसके वर्क्स में ना रियलिटी यानी हकीकत पाई जाती है। ये वो वर्क्स लिखते हैं जिसमें कॉमन मैन की प्रॉब्लम शामिल होती है, जिसमें आम इंसान की मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें शामिल होती हैं। जो आम इंसान प्रॉब्लम फेस करता है रेगुलर लाइफ में, तो उस पर भी मिलर ने लिखा है। तो मिलर का राइटिंग कैरियर देखा जाए तो 60 साल का है। मेजर वर्क्स में द मैन हु हैड ऑल द लक, ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, द क्रूसिबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, द प्राइस। कहा जाता है कि मिलर ने ना अपनी लाइफ में 36 के करीब स्टेज प्लेज लिखे और 14 रेडियो प्लेज लिखे। इसके अलावा आर्थर मिलर ने स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं। 6 के करीब शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी, जबकि 6 ही नॉन फिक्शन वर्क्स लिखे। मिलर को इन सब वर्क्स के बदले बहुत सारे अवार्ड्स और टाइटल मिले। शायद यही वजह थी कि इसे अमेरिकन हिस्ट्री का ना बड़ा राइटर समझा जाता है। कुछ मेजर अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं
हर राइटर ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस लेकर आता है जिसकी वजह से वो लिखना शुरू हो जाता है। इसकी बिहाइंड इंस्पायरेशंस होती हैं। तो मिलर के लिए कौन सी इंस्पायरेशन थी? तो हम देखते हैं कि मिलर जब मिशिगन यूनिवर्सिटी में था, तो उस वक्त ये मिलर जो था ना, ये हेनरिक इब्सन को पढ़ रहा था। हेनरिक इब्सन एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं। इसे फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहते हैं। तो मिलर की जो इंस्पायरेशन, जो इन्फ्लुएंस था ना, वो हेनरिक इब्सन था। इसको पढ़कर मिलर ने लिखना स्टार्ट किया था। मेजर थीम्स। मेजर थीम्स में मिलर ने अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी पर खुलकर बात की। फिर उसके बाद स्ट्रगल पर लिखा, जो हम रेगुलर लाइफ में फेस करते हैं। इसके अलावा स्ट्रगल में क्या अचीव करते हैं उस पर लिखा। पॉलिटिक्स पर, नैरो थिंकिंग ऑफ सोसाइटी को बताया। करप्शन के मुतलिक बात की। गुडनेस और जजमेंट के मुतलिक इसने लिखा। देखा जाए तो मिलर ने ना अपने थीम्स को कॉमन मैन के लिए भी रखे हुए थे। जैसे कि मैंने पहले बताया, आम आदमी के जो मसले थे ना, वही मिलर के मसले थे। यानी वही मिलर ने ना अपने वर्क्स में शो किए हैं। हाँ, एक बात तो नोट करने वाली है। वो बात यह है कि मिलर ने ना एक आम अमेरिकन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, मगर ये प्रॉब्लम्स अमेरिकन सिविल वॉर से पहले की हैं। जैसे इसने एक वर्क लिखा, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। इसमें एक सेल्समैन की प्रॉब्लम्स को शो करता है, बताता है उसके मतलब कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स अपनी रेगुलर लाइफ में फेस करता है। अपने वर्क्स में इसने मोरालिटी एंड मैनर्स पर बात की। मैनर्स पर फोकस किए रखा इसने। अपना एक वर्क लिखा है इसने, ऑल माई सन्स। इसमें इसने ना फादर और बेटे के रिलेशन को शो किया है कि कैसे एक बेटा और फादर के दरमियान एक्सपेक्टेशंस और स्ट्रगल की जंग होती है। एक्सपेक्टेशंस फादर की कौन सी होती हैं बेटे से रिलेटेड, और बेटा कौन सी एक्सपेक्टेशन फादर से रिलेटेड रखता है, कौन सी स्ट्रगल्स होती हैं, इसके मुतल्लिक ये बताता है। मेजर राइटर्स। अब जिस एज में मिलर रह रहा था, उस एज के ये कुछ मेजर राइटर्स हैं। रीज़न ऑफ डेथ 2005 का साल था जब ये राइटर हार्ट अटैक से मर जाता है और इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाता है जिस पर आज के राइटर्स अमल कर रहे हैं, जिस पर आज के राइटर वर्क्स लिख रहे हैं। और जब ये 2005 में मरता है तो उस वक्त इसकी उम्र 89 थी और इसे ग्रेट ऑक सेमेट्री में दफन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वर्क आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपको ये वर्क कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।